जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका जूस पे। तो जूस पे 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। दोस्तों ये जो जूस पे कंपनी है यह एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, यानी इसके माध्यम से पेमेंट किया जाता है और यह बेंगलुरु में स्थित है। इस कंपनी का वर्तमान में वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक है, इसलिए इसे यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब ये यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो जब किसी स्टार्टअप कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाता है या 8300 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। दोस्तों भारत में कई प्रसिद्ध यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, पेटीएम, रेजर पे, स्विगी, ड्रीम11 और फोन पे, ये सभी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो इनका जो वैल्यूएशन है ये 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, इसलिए इन्हें यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। चलिए 2025 की कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। दोस्तों यूसीसी के बारे में आपको याद रखना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी का वर्णन किया गया है। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनने वाले हैं? शुभांशु शुक्ला। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है गुजरात का मसाली गांव। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी स्थापित होगी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र किस राज्य में बनेगा? आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। तो दोस्तों ओडिशा राज्य में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। तो इसके लिए अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने ओडिशा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना करने के लिए घोषणा की है। और जो IOCL है इसके लिए 61,077 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, यानी बहुत बड़ा निवेश करने वाला है IOCL। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित होगा। तो ये कहाँ पर होगा इस बात को जरूर याद रखिएगा, ओडिशा के पारादीप में। देखिए यहाँ पर बात हुई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की यानी IOCL की। तो इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है, यानी कि ये भारत सरकार की कंपनी है। इसकी स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी और इसका विलयन हुआ था 1 सितंबर 1964 को इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ। और इसका काम होता है रिफाइनिंग करना, पाइपलाइन परिवहन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का विपणन करना, खोज और उत्पादन करना। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और ये भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है। चलिए ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 को उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको याद रखना है कि ओडिशा को पहले उत्कल ही बोला जाता था। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये अभी सरकार ने घोषणा की है। दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है जो आपातकाल के दौरान जेल गए थे। तो उन्हें 20,000 रुपये पेंशन दी जाएगी ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा। ओडिशा में आयुष्मान जन आरोग्य योजना भी हाल ही में लागू की गई है। आपको याद रखना है कि जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह था 2025 का, ये ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हमले के किस आरोपी को अमेरिका से भारत लाया गया है? आंसर हो जाएगा तहब्बुर राणा को। तो दोस्तों तहब्बुर राणा अमेरिका में छिपा हुआ था, अब इसको अमेरिका से भारत लाया गया है। अब इस पर भारत में मुकदमा चलाया जाएगा। दोस्तों मुंबई अटैक कब हुआ था? 26 नवंबर 2008 को। तो मुंबई अटैक को 26/11 हमला भी बोला जाता है। तो मुंबई अटैक के दौरान ताज होटल और मुंबई के कई इलाकों में आतंकी हमले हुए थे। इस आतंकी हमले में 6 अमेरिकियों के सहित 166 लोग मारे गए थे। दोस्तों इस अटैक का
एकमात्र जीवित आतंकी पकड़ा गया था जिसका नाम था अजमल कसाब, जो कि पाकिस्तान का था। बाद में उसे फांसी भी दी गई थी। मुंबई अटैक का मुख्य साजिशकर्ता कौन था? डेविड कोलमैन हेडली और तहब्बुर राणा। ये जो तहब्बुर राणा है यह पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, यानी कि इसके पास कनाडा की वर्तमान में नागरिकता है, ठीक है, और ये अमेरिका में छिपा हुआ था। मुंबई अटैक के लिए फंडिंग किसने की थी? तो लश्कर ए तैयबा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, के संस्थापक पाकिस्तानी हाफिज सईद और हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, तो इनके द्वारा फंडिंग की गई थी मुंबई अटैक के लिए। दोस्तों, तहब्बुर राणा अब अमेरिका से भारत आ गया है, तो इसके खिलाफ मुकदमा दिल्ली की एक विशेष NIA अदालत में चलेगा, ठीक है। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या NIA है, ये इसके खिलाफ मुकदमा चलाएगी। अगला क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका क्रिकेट। तो दोस्तों, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में ओलंपिक आयोजित किए जाने हैं, तो इसी ओलंपिक में अब क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसमें मेंस और वीमेंस दोनों क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो मेंस और वीमेंस दोनों की 6 टीमें शामिल होंगी, यानी 2028 के ओलंपिक में मेंस और वीमेंस क्रिकेट की 6 टीमें हिस्सा लेंगी और इन्हीं के लिए मुकाबला आयोजित किए जाएंगे। दोनों कैटेगरी के सभी 6 टीमें अपने अपने स्क्वाड में 15 मेंबर्स चुन सकती हैं, ठीक है। तो ये इसमें प्रावधान रखा गया है। इससे पहले सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था। तो अब 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हुई है। दोस्तों, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो यही वो समिति है जो ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है और यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। इसका आदर्श वाक है सिटियस, अल्टीसियस, फोर्टियस और कम्यूटर, और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे देश की हैं। दोस्तों, आगामी ओलंपिक खेल डिस्कस करते हैं। तो 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान और कॉर्टिना डी आम्पेजो इटली में आयोजित किए जाएंगे। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। 2030 के शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे और 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख खान और काजोल का स्टैचू लगेगा? आंसर हो जाएगा लंदन में। तो दोस्तों, शाहरुख खान और काजोल की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसका एक सीन था, तो इसी सीन को दर्शाया जाएगा लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टैचू स्थापित किया जाएगा। तो जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म थी, इसमें शाहरुख खान का नाम था राज और जो काजोल थी उनका नाम था सिमरन। तो उनका जो आइकॉनिक सीन होता है उसी को दर्शाया जाएगा सीन्स इन द स्क्वायर में। तो दोस्तों, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि डायरेक्टर कौन थे? आदित्य चोपड़ा। और आपको याद रखना है कि सीन्स इन द स्क्वायर में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख स्टैचू डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में बिरसा मुंडा जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा दिल्ली के वासेरा पार्क में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जनगणना भवन नई दिल्ली में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, जो कि 125 फीट का स्टैचू है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है, यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी हैदराबाद में। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सरगई शहर में स्थापित की गई है और शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है? आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है। तो जापान में अभी हाल ही में 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? तो अरीदा शहर में। तो जापान का जो अरीदा शहर है उसमें ये बनाया गया है और इस स्टेशन का क्या नाम है? हात्सुशिमा स्टेशन। तो यहाँ पर 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है और यह जो रेलवे स्टेशन है यह 530 यात्रियों को अपनी सेवा प्रदान करता है।
तो पहले ये पुरानी लकड़ी से बना हुआ था, अब इसे 3D प्रिंटेड बनाया गया है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन को जापानी रेलवे कंपनी के द्वारा बनाया गया है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जापान से रिलेटेड। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने अभी हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीता है। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। जापान फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है। जापान ने अभी हाल ही में मिचिबिकी 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का अभी हाल ही में ऐलान किया है और अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए जापान और भारत सहयोग करेंगे। नागालैंड में 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में मनाया गया था, जिसका साझेदार देश कौन था? जापान। और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट अभी हाल ही में बनाया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के लिए भारत ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा को अभी हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय भारत के द्वारा क्यों लिया गया है? क्योंकि बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनिस, ये अभी हाल ही में चाइना की यात्रा पर गए थे और उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशन हैं वो और बिगड़ गए हैं। तो इसी के खिलाफ भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया है। अब सवाल आता है कि ये जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा होती है ये क्या होती है? तो इसमें होता क्या है कि कोई देश दूसरे देश के एयरपोर्ट या पोर्ट का यूज करके और अन्य देश में अपनी चीज़ों को भेजता है। तो अभी तक बांग्लादेश क्या करता था कि अपने सामान को, यानी कि अपनी जो वस्तुएं थे, जो प्रोडक्ट होते थे, उनको भारत के एयरपोर्ट या पोर्ट पर भेजता था और फिर उसके माध्यम से ये भूटान और अन्य देशों को भेजा करता था। तो अब ये सुविधा बंद हो गई है। अब भारत अपने पोर्ट और जो एयरपोर्ट होंगे उनका इस्तेमाल करने नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच MSME सहयोग और राजनयिकों के प्रशिक्षण पर समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। तो दोस्तों आपको पता ही है, हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये अभी हाल ही में 2 देशों की यात्रा पर गई हैं। तो पहले वो गई हैं पुर्तगाल और फिर इसके बाद स्लोवाकिया गई हैं। ठीक है, तो स्लोवाकिया और भारत के बीच में अभी हाल ही में 2 समझौते हुए हैं। तो पहला समझौता MSME को लेकर के हुआ है, दूसरा हुआ है डिप्लोमेट के प्रशिक्षण को लेकर के। ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी ये 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 2 देशों की आधिकारिक यात्रा पर गई थी। तो 7 और 8 अप्रैल को वो पुर्तगाल की यात्रा पर थी और 9 अप्रैल को वो स्लोवाकिया पहुंची थी। तो इसी यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया के बीच में 2 समझौते हुए हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल और स्लोवाकिया की पहली यात्रा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने अक्टूबर 1996 में स्लोवाकिया का दौरा किया था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते जाएं। बात करते हैं स्लोवाकिया की। तो स्लोवाकिया मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा हुआ देश है। स्लोवाकिया यूरोपीय यूनियन का एक मेंबर है और ब्रातिस्लावा इसकी कैपिटल है। यूरो यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी। अगला क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो ज्योतिबा फुले की 11 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है। ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को और उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वह महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत के उन्मूलन और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया था। उन्होंने निचली जातियों के लोगों के लिए लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज यानी सत्य साधकों का समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी DGS के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह जो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार है
यह भारत में समुद्री उद्योग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। दोस्तों, हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में सिटी की ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है। मशहूर हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया गया है। विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में मिला है। ये सारे अवार्ड और पुरस्कार आप नोट कर लें। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिलेगा। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं 300 रुपये की, तो आप कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसकी वैलिडिटी है 2 वर्ष की। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। स्टडी करके ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप प्राप्त कर लें। 13 महीने के करेंट अफेयर्स और 1800 करेंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक भी मिल जाएगी ई बुक वाले सेक्शन पर। अब हम कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत ने 26 मरीन राफेल के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट दर को कितनी कटौती की है? 0.25%। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव कौन बने हैं? M.A. बेबी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण किया है। 26। राई लोक नृत्य के कलाकार राम सहाय पांडे का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? 2022 में। अगला क्वेश्चन है, शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं, वह कौन है? तो दोस्तों वह है दुबई के क्राउन प्रिंस। फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में 2025 की पहली तिमाही में भारत किस स्थान पर है? तीसरे। IIM अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना कैंपस स्थापित करेंगे? दुबई में। हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। हाल ही में आधार ऐप को किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। और लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह में किस देश को चुना गया है? भारत। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे 1857 की विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामरस्टन। और 1857 की विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने। और सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिजायरली ने। और 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? वीडी सावरकर ने। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लें। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? तो यह फ्रांस से खरीदे हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फ्रांस बताया हुआ है। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर आपको जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। तो ये ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।